मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, देखिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग बहुत सारी चीजें देखे थे ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर चर्चा कर रहे थे। और आज हम लोग सर्कल एंड सर्कल, मतलब दो सर्कल के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकता है, उन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए क्या होता है। देखिए, दो सर्कल की पोजीशन जो है आपकी चेंज होती है। ऐसा हो सकता है कि एक सर्कल जो है वो दूसरे सर्कल को टच नहीं करे। दोनों की साइज भी हम अलग कर सकते हैं। ठीक है। ये देखो, केस नंबर 1 होगा जब इस सर्कल की साइज हम छोटी कर लें, मतलब एक सर्कल बड़ा एक सर्कल छोटा। मतलब ये जनरल केस होगा, है ना, दोनों सर्कल बराबर भी हो सकता है। लेकिन पहला केस ये होगा कि दो सर्कल जो है एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा केस जो हो सकता है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि एक सर्कल जो है दूसरे को टच करे। कुछ इस पोजीशन में हो सकता है। तीसरा केस जो हो सकता है, एक सर्कल दूसरी सर्कल को इंटरसेक्ट करे, है ना। चौथा केस जो हो सकता है कि एक सर्कल जो बड़ी है वो दूसरे को कंटेन कर ले और टच करे। कॉन्सेंट्रिक ना हो, है ना, कंटेन करे। और पांचवा केस जो हो सकता है कि छोटी वाली सर्कल जो है वो बड़ी वाली के कंप्लीटली अंदर चली जाए। ये 5 केसेस इन जनरल आपको मिल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग को क्या क्या गिवन होगा, है ना। सबसे पहले आपको दोनों सर्कल की सेंटर दिया हुआ रहेगा, C1 C2। बेसिकली इक्वेशंस गिवन रहेंगे, तो इक्वेशन से सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हम लोग को, और रेडियस भी मिल जाएगा। कॉन्सेंट्रिक विषय, हाँ ये हो सकता है शांतनु, बट हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हाँ वैसे वो केस रख सकते हो, छठा केस बन जाएगा। जैसे शांतनु कहना ना, कॉन्सेंट्रिक का भी केस हो सकता है, बट मैं कॉन्सेंट्रिक का केस जो है ना इसी में किसी तरीके से मर्ज करा दूंगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। सर्कल की इक्वेशन आपको दी हुई रहेगी, जैसे S1 सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे लिखने से ज्यादा बेटर क्या है कि मैं आपको रेडियस दे देता हूं, रेडियस और सेंटर का कोऑर्डिनेट दे देता हूं। ठीक है। सो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा x1 y1, और रेडियस मेरा क्या हो गया r1। और दूसरा H2 सर्कल जो है हर एक केस में
इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और रेडियस इसका क्या लेंगे, r2 ले लेंगे। तो सेंटर और रेडियस देख करके हम सर्कल की क्या पोजीशन है कैसे डिसाइड कर सकते हैं। मतलब पोजीशन नंबर 1 है कि नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल हो और एक सर्कल दूसरे के बाहर हो, 2 सर्कल आउटसाइड ऑफ each other, 2 सर्कल आउटसाइड ऑफ each other। दूसरा ये जो केस है वो 2 सर्कल्स टचिंग each other एक्सटर्नली, 2 सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली। तीसरा जो केस है ये पार्शियली ओवरलैपिंग सर्कल है, बोथ सर्कल पार्शियली ओवरलैपिंग। और पांचवा जो केस है स्मॉलर सर्कल टचिंग लार्जर वन बट फ्रॉम इंटीरियर, but is inside। inside the letter। और लास्ट केस क्या है कि स्मॉलर सर्कल completely inside other with no common point। तो ये आपके 5 केसेस हैं, इस सिचुएशन में आपका सर्कल दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, अब अगर ये 5 केसेस हैं तो ये 5 केसेस में हम लोग को क्या क्या पूछा जा सकता है उन चीजों पर आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सर्कल की रेडियस की इंफॉर्मेशन है मेरे पास, है ना। इसका रेडियस क्या होगा, तो दोनों के रेडियस का इंफॉर्मेशन है मेरे पास। जैसे ये आपका r1 लेंथ है, ये आपका r2 लेंथ है, और दोनों का सेंटर नोन है, दोनों का सेंटर नोन है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं ना, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो मेरा C1 C2 जो होगा, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो R1 प्लस R2 से ग्रेटर है, R1 प्लस R2 से ग्रेटर है। बहुत अच्छा शांतनु, है ना। C1 C2 जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर से, ये C1 C2 क्या है, प्रोडक्ट नहीं है, ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ठीक है, वो R1 प्लस R2 से बड़ा है। बट इस केस में अगर हम देखें, सेकंड केस में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, R1 R2 का जो समेशन है वो C1 C2 के बराबर है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात। सो हम यहां पे लिख सकते हैं कि C1 C2 जो है वो
R1 प्लस R2 के इक्वल है ना। और अगर हम थर्ड केस की बात करें तो यहां पे C1 C2 क्या हो जाएगा, हम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ना कनेक्ट कर रहे हैं। ये आपका R1 है और ये आपका R2 है और ये C1 C2 है, तो क्या लिखोगे C1 C2। बहुत बढ़िया। ट्रायंगल की इनइक्वालिटी लगा सकते हैं इसमें। ट्रायंगल की इनइक्वालिटी लगाने पर हमें क्या दिखाई पड़ेगा कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड और सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सो थर्ड साइड को हम C1 C2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि ये R1 प्लस R2 से हमेशा छोटा होगा और मॉडुलस R1 माइनस R2 से हमेशा बड़ा होगा। ऐसा हम बोल सकता हूं जी। इतना सबको समझ में आ रहा। यस सर। वेरी गुड। अगर हम लास्ट के फोर्थ नंबर केस पर चले, सेकेंड लास्ट केस पर, बहुत बढ़िया सिडर, R1 माइनस R2, बहुत अच्छी बात है। यहां से ये डिस्टेंस मेरा टोटल जो है R1 हो गया और ये डिस्टेंस यहां से मेरा टोटल R2 हो गया। तो इसलिए यहां पे मेरा C1 C2 जो हो जाएगा ये कितने के बराबर हो जाएगा, R1 माइनस R2 के मॉडुलस के बराबर हो जाएगा। और लास्ट वाला केस में क्या हो जाएगा, सेंटर का डिस्टेंस और घट गया, मतलब R1 माइनस R2 से कम हो गया। तो हम लिख देंगे यहां पर कि C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो मॉडुलस R1 माइनस R2 से स्मॉलर है। ठीक है। तो ये पांचों केस को हम लोग सेंटर और रेडियस से देख करके बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है। अगर C1 C2 आपका पर्टिकुलर केस में 0 होता है तो वैसे केस में हम लोग कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे। नाउ जैसे ही हम लोग को पता चल चुका है कि ये जो केस है आपका C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा है, तो अब इस केस को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं कि इसमें क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकता है। तो हम सबसे पहला केस ये ले रहे हैं, ठीक है, कि दो सर्कल एक दूसरे के आउटसाइड है। इसमें आपके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे, 4 कॉमन टेंजेंट्स होगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इस केस में 4 हो जाएगा, है ना। बढ़िया चीज है। तो हम कॉमन टेंजेंट का लेंथ एंड इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन टेंजेंट का लेंथ और इक्वेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इस मैटर पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब हर एक केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आपको क्लियर होना चाहिए और उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम इस सर्कल को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, है ना। ओके।
और अब इसको रेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले हम यहां पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लाइन जो दोनों सर्कल के टेंजेंट है और दोनों सर्कल उसके एक ही साइड पे लाई करता है, कुछ इस तरह की लाइन है। देखिए ये आपका क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मैं सपोज कर रहा हूं ये ए पॉइंट और बी पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो इस ए बी पोर्शन का लेंथ क्या हो जाएगा, ये मेरा अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो ए बी पोर्शन का लेंथ क्या हो जाएगा। तो हम इसमें ऐसा करेंगे कि ये जो स्मॉल वाला आर, देखिए इसको C2B कह लोगे है ना, ये C2B है। यहां से आप क्या करिए, परपेंडिकुलर पैरेलल ले लीजिए टेंजेंट के। तो आपको कुछ इस तरह का सिचुएशन मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हम लोग को। ये आपका क्या है, C1 हो गया पॉइंट, है ना। और इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे M ले रहा हूं, ठीक है। और C1M C2M जो है, C2M आपका पैरेलल टू AB लिया गया है। ये कंस्ट्रक्शन है आपका। तो अब आप C2M फाइंड कर सकते हो ना राइट ट्रायंगल में। इन राइट ट्रायंगल C2M C1 हम लोग लिख सकते हैं C2M इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, AB इक्वल टू रूट ओवर C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। यहां पर देखो ये 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90। तो ये तो रेक्टेंगल हो गया ना, ABC2M रेक्टेंगल हो गया। तो C2M आपका AB के इक्वल हो गया। और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिए। तो आपका इस तरीके से डायरेक्ट टेंजेंट का जो है वो इंटरसेप्ट आपको मिल जाएगा जो दोनों सर्कल के बीच का है, या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच का लेंथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ हो गया। इसी तरीके से अगर हम इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ की बात करें तो इस केस में आपका इसको रेड से कनेक्ट कर लेते हैं। और इनडायरेक्ट ट्रांसवर्स टेंजेंट जिसका नाम है, ठीक है, दूसरा नाम क्या है, ट्रांसवर्स टेंजेंट या इनडायरेक्ट टेंजेंट। इसकी लेंथ की चर्चा करनी है। तो ये ऐसा लाइन है जो दोनों सर्कल को टच तो करता है
बट सेंटर ऑफ द सर्कल जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट रीजन में होते हैं, कुछ ऐसा ये टच करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये टच करता है। तो यहां पे अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ए मान ले और यहाँ पे R2 को यहां से हटाना पड़ेगा, वेरी गुड, हट गया। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मेरा, इसको बी नेम कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे C2B क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन पर हो गया, C1AB परपेंडिकुलर हो गया लाइन पर। तो अब हमें AB का लेंथ फाइंड करना है। तो AB का लेंथ कैसे मिलेगा, तो एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी ना हम लोग को, राइट ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। और वो राइट ट्रायंगल हम कैसे लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर AB के पैरेलल C2 से कंस्ट्रक्शन लेंगे और इस लाइन को देखिए ये कंस्ट्रक्शन लिया गया है। ट्रायंगल तो सिमिलर है, बहुत अच्छी बात है, बट हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू अभी रहने दो। ये हमारा A' पॉइंट हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि इन राइट ट्रायंगल A'(C2) C1, A'(C2) क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। सो A'(C2) इक्वल टू AB विच इज इक्वल टू, देखिए AB इस केस में क्या है, हाइपोटेनियस का काम कर रहा है क्या, बेसिकली A'(C) देखो तो A'(C) मेरा हाइपोटेनियस है या नहीं है, नहीं है, है ना। तो हम लिखेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस C1C2 होल स्क्वायर माइनस, यहां पे हो जाएगा R1 प्लस R2 लिखेंगे ना। देखो C1A क्या है, R1 लेंथ हो गया, और A1A' जो है वो BC2 के बराबर है, R2 हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें ट्रांसवर्स टेंजेंट के लेंथ का वैल्यू पता चल गया है, इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। क्लियर। और ये फार्मूले जो हैं वो बाकी के हर एक केस में वैलिड है जहां पर भी जो एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पे नोट कर ले कि बाकी केसेस में भी इसी तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना है। द डिराइव्ड फार्मूला works well in other cases wherever it is valid. It is valid. जैसे कि आप अगर बोलोगे कि इस केस में डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी। देखो यहाँ पे आपका डायरेक्ट टेंजेंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो डायरेक्ट टेंजेंट में सिंपल क्या है, C1C2 माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाता है ना। और इनडायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ क्या हो जाएगी इस केस में, 0 हो जाएगी। देखिए यहां पर इसी पॉइंट पर दोनों को टच करेगा, तो इनडायरेक्ट टेंजेंट क्या हो जाएगा, ऐसे केस में 0 हो जाएगा लेंथ उसका। इस केस में
इनडायरेक्ट टेंजेंट जिसको ट्रांसवर्स टेंजेंट आप कहते हो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्ट टेंजेंट आपका एग्जिस्ट करेगा। बराबर? क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट केस में आपका जो कॉमन टेंजेंट है वो एक ही है, तो ये जो कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ हम क्या बोलेंगे? दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में अगर यहां पे हम कॉमन टेंजेंट लेते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में लेंथ क्या बनाएगा इस केस में? 0। वेरी गुड। क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, मतलब पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू 0। और इस केस में तो टेंजेंट है ही नहीं, तो हम लोग इसकी चर्चा टेंजेंट के बारे में नहीं कर सकते। अब रही बात कि मान लिया कि ये मेरा जो पहला केस था उसमें हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट केसेस। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 लेंगे। केस नंबर 1 क्या कहता है कि आपका जो डायरेक्ट टेंजेंट है वो तो 2 है, एक तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और दूसरा देखिए ये इस तरीके से ना इंटरसेक्ट करेंगे। ये दोनों टेंजेंट दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं और वो कुछ इस तरीके से पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर हम मान लेते कि ए पॉइंट पे इसको टच किया है और बी पॉइंट पर दूसरे सर्कल को टच किया है, फिलहाल तो ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो हम ये टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी ए डैश। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ना पी पॉइंट फाइंड कर लेंगे। या देखो एक तो तरीका ये है कि लाइन आप मान करके चलिए, लेकिन लाइन मानने के लिए आपको क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करोगे, और एम एक्स प्लस सी का जो है डिस्टेंस जो है दोनों सर्कल से आप क्या लिखोगे? रेडियस के बराबर करोगे तो सी और एम में 2 रिलेशन आएगा, वहां से सी और एम आपको मिल जाएगा, है ना? लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको अच्छा खासा टाइम लग सकता है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पिकअप करता हूं, देखते हैं कैसे अप्रोच लिया जा सकता है। मान लेता हूं मैं कि
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 4 है, और दूसरा सर्कल है मेरा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 लेना ठीक नहीं है, हम x माइनस 4 ले लेते हैं, होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सबसे पहले हम ये सवाल पूछेंगे इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट विच एवर अप्लाइड। कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट मान लेते हैं और दोनों से डिस्टेंस हम बराबर कर देते हैं। कर सकते हैं। तो हम केस नंबर 1 लेंगे। लेट कॉमन टेंजेंट हैज द इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बी इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को सेंटर से जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, देखिए किस तरीके से जाएगा वो। अगर ये टेंजेंट है तो इसका सेंटर से 0,0 से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉडुलस माइनस सी। हम सबको ना लेफ्ट हैंड साइड में ले आकर के रख रहे हैं, माइनस मॉडुलस सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू रेडियस 2। एंड सिमिलरली 4,0 रखने पर हो जाएगा आपका 4m प्लस सी, होल क्वांटिटी निगेटिव में है, और रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कितना, 1 के बराबर। अब बताइए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना क्या बहुत आसान है? कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो आप ये बोलोगे कि फॉर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फॉर y माइनस एम एक्स माइनस सी टू बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दोनों सेंटर का पोजीशन क्या होगा, लाइन के एक ही साइड होगा। दोनों सेंटर का पोजीशन लाइन के एक ही साइड होगा। कहने का मतलब ये है कि ये मेरा y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 लाइन है, और एक सेंटर है मेरा 0,0 और दूसरा सेंटर है मेरा 4,0। तो अगर 0,0 रखने पर माइनस सी मिल रहा है, और इस केस में आपका -4m माइनस सी मिल रहा है, तो जब माइनस सी मेरा पॉजिटिव होगा तो ये भी मेरा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। या जब ये मेरा निगेटिव होगा तो ये भी मेरा निगेटिव होगा। ये बात समझ रहे हो पोजीशन ऑफ पॉइंट से? किसी लाइन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन ऑफ पॉइंट होता है, ये कॉन्सेप्ट याद है? वेरी गुड। तो या तो दोनों को हम निगेटिवली ओपन करें या तो दोनों को हम पॉजिटिवली ओपन करें। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार नेगेटिवली ओपन करेंगे, एक बार पॉजिटिवली ओपन करेंगे। तो केस नंबर 1 मेरा क्या है, हम पॉजिटिवली ओपन कर रहे हैं और मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह का, पहला इक्वेशन ये आ गया और दूसरा इक्वेशन आपका -4m माइनस सी होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 2 आ रहा है। अब यहां से c और m आपको सॉल्व करना है। 1 आ रहा है ये, क्या c और m सॉल्व कर सकते हैं?
क्या आप लोग सी और एम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, है ना। कैसे सॉल्व करोगे? तरकीब बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक तरकीब आपको अप्लाई करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि सी और एम में एक रिलेशन ले आते हैं। देखो ये दोनों को ना डिवाइड अगर आप कर दोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। देखिए सब्ट्रैक्ट करिए तो सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो 4m अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कितना 1, और यहां से आपको मिल जाएगा होल स्क्वायर कर लो। देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए m का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये ध्यान रखेंगे। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 16m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1। बट यहाँ पर m क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से m ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर लीजिए, तो आपको मिल गया 15m स्क्वायर इक्वल टू 1, और m का वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट 15। बट m मेरा पॉजिटिव है, इसलिए m का वैल्यू क्या हो गया मेरा, रूट 15 हो गया। और m का वैल्यू जैसे ही आप रूट 15 रखोगे वैसे ही यहां से किसी भी इक्वेशन से आपको c मिल जाएगा। तो c का वैल्यू क्या मिल गया मेरा, इस इक्वेशन से रूट 15 रखेंगे तो ये 4 के बराबर होगा, तो c बराबर आपका हो गया -8। 1 बाई आ रहा है, हाँ सॉरी 1 अपॉन में आ रहा है, m इक्वल टू 1 अपॉन रूट 15 आ रहा है, तो 1 अपॉन रूट 15 रखने पर c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -8 रूट 15 आएगा ना। चेक कर लो क्या मिल रहा है c का वैल्यू, देखो फाइंड करके c का वैल्यू। c का वैल्यू मिलेगा ये, वेरी गुड। तो देखिए एक टेंजेंट आपका फिक्स हो गया, क्या है 1 अपॉन रूट 15 और -8 बाई रूट 15 सी का वैल्यू। तो ये टेंजेंट जो मिला आपको ये डायरेक्ट टेंजेंट मिल गया, समझे, ये डायरेक्ट टेंजेंट मिल गया। अब देखिए डायरेक्ट टेंजेंट दूसरा कैसे मिलेगा, तो इसमें दो तरीका है, आप सिमेट्रिसिटी भी यूज कर सकते हो डायग्राम का। देखिए दूसरे टेंजेंट के लिए आप क्या करोगे, सिमेट्रिसिटी यूज कर लीजिए। देखिए यहां पर क्या बन रहा है, हम दोनों सर्कल ही ले लेते हैं। तो पहला सर्कल जो है आपका देखिए पहला सर्कल जो है वो ओरिजिन सेंटर्ड है ना, और उसकी रेडियस कितनी है, 2 यूनिट है। अगर हम इसकी रेडियस 2 यूनिट रखते हैं और दूसरी सर्कल जो है वो कितना यूनिट शिफ्टेड है, 4 यूनिट शिफ्टेड है, मतलब कुछ यहां पर जो है इसका सेंटर है और रेडियस जो है 1 यूनिट है। ऑलमोस्ट इसका आधा दिखाई पड़ रहा है, हाँ ठीक है एकदम बराबर है लगभग। दूसरी सर्कल जो है कुछ इस जगह पे सिचुएटेड है, ये आपका हो गया 4,0 और रेडियस आपका 1 हो गया, और ये आपका हो गया 0,0, रेडियस आपका 2 हो गया।
तो आप देखिए, आपको जो मैंने दिया है टेंजेंट, उसका स्लोप क्या पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट निगेटिव है। इसका मतलब आपको टेंजेंट जो मिला है वो नीचे से पास करने वाली लाइन है जो इन दोनों को टच करता है। देखिए ये आपका लाइन है पहला वाला, y इक्वल टू 1/√15 x और -8/√15। तो दूसरा वाला लाइन क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू 0 लाइन, जिस लाइन पर दोनों का सेंटर है, सेंटर वाला लाइन है, इसको सेंट्रल लाइन बोल सकते हैं। सेंट्रल लाइन के सिमेट्रिक होगा ना, तो दूसरा जो आप टेंजेंट लिखोगे वो तो इस केस में डायरेक्ट लिख सकते हो। वो टेंजेंट आपका क्या हो जाएगा, एकदम सिमेट्रिकली अपोजिट होगा। इसको नीचे कर लो। देखिए दूसरी लाइन जो रेड वाली, वो एकदम सिमेट्रिकली अपोजिट है। तो रेड वाले का इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, स्लोप इसका निगेटिव हो जाएगा और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? इतना क्लियर है जी सबको? वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इनका, ये दोनों टेंजेंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 8,0। 8,0। तो यहां पर तो हम दोनों टेंजेंट फाइंड करके 8,0 बता रहे हैं। क्या 8,0 बिना इक्वेशन फाइंड किए हुए बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है। देखिए कैसे बता सकते हैं। देखिए ये आपका P है और ये आपका C1 C2 है और ये आपका R1 और R2 है। तो आप यहां पे एक छोटी सी ज्योमेट्री यूज कर सकते हो। इसको मैं C1 नेम कर रहा हूं और इसको मैं C2 नेम कर रहा हूं। सो हम लिख सकते हैं C1P बाय C2P कितना हो जाएगा, C1P बाय C2P R1 बाई R2 होगा जी। सिमिलरिटी से अब इन दोनों ट्रायंगल का नाम नेम करना पड़ेगा। देखिए आपका दोनों ट्रायंगल PC1B PC2B ए, ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में क्या है, सिमिलर है। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम साइड लेंथ को प्रोपोर्शनल कर रहे हैं। इज इट क्लियर? PC1B similar to triangle PC2A। तो हम यहाँ पे C1P और PC2 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 बाई R2 लिख सकते हैं ना। तो अब आप यहां से ये बोल सकते हो कि P जो है डिवाइड्स
लाइन सेगमेंट C1 C2 externally in ratio R1:R2, R1:R2, ऐसा मैं बोल सकता हूं ना? समझ में आ रहा है सबको? Yes. देखिए मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लाया है। इक्वेशन लाने पे मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चला। मैंने क्वेश्चन क्या किया कि क्या बिना टेंजेंट के इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। इस केस में क्या होगा आपका, ट्रायंगल PC1B और ट्रायंगल PC2A दोनों आपस में सिमिलर होंगे और सिमिलरिटी की वजह से हम रेशियो लिख सकते हैं C1P और C2P का, जो कि R1/R2 के इक्वल होगा। ये नोन क्वांटिटी है, ये भी आपका नोन क्वांटिटी है, तो रेशियो हमको मिल जाएगा। तो हम इस रेशियो को वर्ड्स में लिख दिए कि P डिवाइड्स C1 C2 एक्सटर्नली इन द रेशियो R1:R2. What will happen if R1 equal to R2? What will happen if R1 equal to R2? R1 इक्वल टू R2 में टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट टेंजेंट डोंट इंटरसेक्ट, है ना? क्लियर? अब हम लोग चलते हैं कि इनडायरेक्ट टेंजेंट कैसे फाइंड करना है। टेंजेंट्स विल बी पैरेलल, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि डायरेक्ट टेंजेंट जो है हम फाइंड कर चुके हैं, इनडायरेक्ट टेंजेंट कैसे मिलेगा। तो इनडायरेक्ट टेंजेंट हम लोग को कैसे मिलेगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो सर्कल्स होंगे। पहला सर्कल का रेडियस कितना है, 2 यूनिट है। और दूसरी जो सर्कल है वो सिंगल यूनिट रेडियस का है। और हमें उस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है जो इनडायरेक्ट है, मतलब कुछ ऐसा लाइन है ना। बहुत बढ़िया, एक आ गया, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है। इस केस में मेरा सेंटर जो है 0,0 है और आपका यहाँ पे 4,0 है। तो हम ऐसे केस में क्या मान लेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c मेरा ट्रांसवर्स टेंजेंट है। तो अब आप ये देख सकते हो कि दोनों सेंटर ना अपोजिट साइड में है ना।
तो हम डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द सेंटर अगर हम मेजर करें तो दोनों मॉड के केस में आता है, तो एक के केस में आपका माइनस मॉड सी है, ये आपका 2 के बराबर है, और दूसरा आपका माइनस 4m माइनस सी है, और ये कितने के बराबर है, 1 के इक्वल है। लेकिन अगर हम लोकेशन ऑफ पॉइंट्स की देख ले, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करें, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, तो ये क्या बताता है कि एक अगर पॉजिटिवली ओपन हुआ है तो दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिवली ओपन होगा, तो 4m प्लस सी लिख सकते हैं। और अब आप देखिए ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और सॉल्व कैसे करेंगे, पहले जैसे इसको ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग के पास 4m डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा, इस पर ऐड करना होगा, और m आपका ग्रेटर देन 0 है, सो सॉल्व करने पर मिलेगा 16m स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9m स्क्वायर, और आपका m स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये 9 रह जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, मतलब 9/7। तो m की वैल्यू अगर पॉजिटिव हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/√7, ठीक है। और यहां से आपको c मिल जाएगा किसी एक में फिलअप करके, तो इसलिए c का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा निगेटिव हो जाएगा, 2 इंटू √7 तो नीचे रह ही जाएगा, और ये ऊपर में हो जाएगा 4, 9 + 7 4, मतलब 8 बटा, इसको 4 लिखेंगे ना, 8/√7। इसलिए आपको लाइन की इक्वेशन मिल गई। लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू m, अगर 3/√7 लेते हैं x, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। क्लियर। और दूसरा लाइन क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज हो जाएगा y इक्वल टू सेंट्रल लाइन में, y इक्वल टू 0 लाइन में। दूसरा जो टेंजेंट हो जाएगा वो इसका मिरर इमेज हो जाएगा देखिए, दूसरी लाइन जो है मिरर इमेज हो जाएगी लाइन को पकड़ नहीं पा रहा हूं। खैर, लाइन को अगर मैं नहीं पकड़ रहा हूं, कम से कम आप लोग समझ चुके हैं कि दूसरी लाइन जो होगी उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 - √7x प्लस 8/√7, बट यहां पर एक निगेटिव। हम इन दोनों इक्वेशन को ऊपर ले चलते हैं। यहाँ पे आपका दोनों इक्वेशन तैयार हो गया है ना। हो गया बराबर। अब मैं फिर से आपसे ये दोबारा क्वेश्चन कर सकता हूं कि ये जो पॉइंट है बीच वाला, इसको क्यों नेम कर सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8/3 0। तो बताइए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग और किसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, अगर हम C1 लेते हैं और इसको C2 लेते हैं, तो Q C1 डिवाइडेड बाय Q C2 क्या दिखाई पड़ेगा इस केस में,
देखिए इसको आप बी मान लिए और इसको आप ए मान लिए, तो फिर से तो ये क्या हो गया, R1:R2 में ही चला गया ना। तो इस बार क्या हो रहा मेरा, Q जो है डिवाइड्स C1 C2 इंटरनली इन रेशियो कितना, R1:R2। इतना क्लियर है जी सबको? वेरी गुड। आज बहुत सारी चीजें डिस्कस हो गई है, तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लेंगे अगर कोई पार्ट आपका नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से छूट रहा हो तो। अब देखिए ये पहला पार्ट मेरा क्लियर हो गया है कि दोनों सर्कल जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, और ये तरीका जो है बाकी केसेस में भी वैलिड है, ये तरीका बाकी केसेस में भी वैलिड है। तो हम यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं, मेथड इज यूजफुल इन अदर केसेस ऑल्सो। अदर केसेस हम बाकी केस में अब ट्रांसवर्स टेंजेंट और डायरेक्ट टेंजेंट नहीं करने जा रहे हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे कि अगर सर्कल और सर्कल मान ले जाए कि इंटरसेक्ट कर गया, तब उस केस में हमारे हाथ क्या क्या लग रहा है। अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस बार नयापन क्या है। इस बार नयापन ये है कि आपको एक लाइन ऑफ कॉमन कॉर्ड बेसिकली मिल रहा है। है ना, आपको एक क्या मिल रहा है, कॉमन कोड। पिछले केस में कॉमन कोड नहीं था, इस केस में क्या है, कॉमन कोड है। तो इस कॉमन कोड की इक्वेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। आपके पास दोनों लाइन दोनों सर्कल की सेंटर्स होती है और वो इसी लाइन पर आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका मान के चलिए कि ये सेंटर है C1 और दूसरा हम इस पॉइंट को सर्कल 2 का सेंटर कह सकते हैं। तो ये जो कॉमन कॉर्ड है इसका दो कॉमन पॉइंट जो सर्कल पर मिलेगा वो A और B नेम कर रहे हैं हम। तो AB की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, AB का लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना, इन दोनों चीजों पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले AB का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ AB। तो अगर ये मेरा सर्कल नंबर 1 है, ये मेरा सर्कल नंबर 2 है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली जो कर्व होती है
उसको कैसे लिखते हो आप? S2 S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इज एनी कर्व पासिंग थ्रू A एंड B। एक ऐसा लैम्डा वैल्यू हमको चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाए, है ना। पुट दैट लैम्डा which makes S1 plus lambda S2 equal to 0 a straight line। वैसा लैम्डा सेलेक्ट करेंगे जिससे ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगी। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे कि मान लिया कि ये सर्कल का इक्वेशन थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1, और इसी में हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2g2x 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू -1। मतलब दोनों सर्कल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दोनों सर्कल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम लोग को ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड फाइंड करने का यही तरीका है। हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। मतलब सर्कल और दूसरा सर्कल को माइनस कर दीजिए, आपका कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होगी। बट ए बी का लेंथ कैसे मिलेगा हमें, ए बी का लेंथ हमें कैसे मिलेगा? अब देखिए ए बी के लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल, दोनों सेगमेंट जो ड्रॉ किए गए हैं वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड के, बढ़िया चीज है। तो हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब बताइए कैसे फाइंड करोगे? ए बी फाइंड करना है आपको, सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, बेसिकली C1 C2 डिस्टेंस पता है और रेडियस पता है। तो हम इसको y मान ले। देखिए ये जो मिड पॉइंट है इसको हम m कह लेते हैं, और हम bm को y सपोज कर लेंगे, और C1 C2 जो गिवन है मेरा उसको हम d कह रहे हैं। ठीक है, ये मेरा सपोजिशन है और ये डेटा से मिल जाएगा हमको फ्रॉम क्वेश्चन इन जनरल। अब क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से किसी एक डिस्टेंस को हम x मान लेंगे, तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू r1 स्क्वायर, है ना। दूसरा हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस माइनस एक्स, दैट इज C2m होल स्क्वायर इक्वल टू r2 स्क्वायर। अब हमें टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है किसी तरीके से y फाइंड करना, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या है ना कि माइनस डी स्क्वायर मिल जाएगा और 2d इंटू एक्स मिल जाएगा, और यहाँ पर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए यहां से कम x तो मिल गया हमें, है ना, x मिल गया। सो x विल बी इक्वल टू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, और यहां से प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी। ये मेरा x का वैल्यू मिल गया।
ठीक है, अब कैसे काम करोगे? x का वैल्यू आपको मिल चुका है, अब x रख लीजिए किसी में जाकर के, वहां से मिल जाएगा आपको y। तो यहां से देखिए y स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, r1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बड़ा खराब आ रहा जी, r1 माइनस r2 स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d, और ये एक्स स्क्वायर करना है, हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। और अब इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, यहां से आपको y मिल जाएगा। इज इट क्लियर? डेरिवेशन समझ में आया? डेरिवेशन क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। इसका एक और तरीका जो होता है ना, ये थीटा एंगल के टर्म में होता है। मान लीजिए कि ये दोनों सर्कल जो है यहाँ पे कुछ थीटा एंगल बना रहे हो, है ना, या इसको देखिए, एक डेरिवेशन जो है इसका इस थीटा के टर्म में भी डिराइव किया जा सकता है, या फिर ये वर्टिकल जो यहाँ पर थीटा बन रहा है ना, इसके टर्म में भी डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो थीटा पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, उसका फार्मूला आपको जानना पड़ेगा, तब जाकर के वो मिलेगा। तो वो चीज जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि थीटा के टर्म में किस तरीके से ये चीज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक तो हम लोग कॉमन कॉर्ड का लेंथ जो है थीटा के टर्म में देखेंगे, लेकिन वो मेरा प्रायोरिटी ज्यादा नहीं है ना। मेरा प्रायोरिटी है रेडिकल एक्सिस पर डिस्कशन करना, डायरेक्टर सर्कल, तब जाकर के मेरा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, और इसके साथ सर्कल खत्म हो जाएगा। होम असाइनमेंट, ओके, मैं होम असाइनमेंट आपको लिखता हूं। कॉमन कॉर्ड आप फाइंड करना जान ही चुके हो, सो होम असाइनमेंट क्या क्या हो जाएगा, मैं लिख करके भेज दूंगा, है ना। अभी मेरे पास मॉड्यूल है नहीं, तो मैं मॉड्यूल से लिख करके आपको भेज दूंगा, आप लोग इसको जो है ट्राई कर लेंगे। ओके, आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाए। हैव ए नाइस डे। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।